जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसनी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा नीट का पीवाई की सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग लेकर आए बेटा आज रोटेशनल मोशन। आज ये रोटेशनल मोशन मतलब घूर्णी गति के सारे पीवाई की करेंगे बेटा। तो करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? नगण्य भार एवं 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। भार नगण्य लेके चलना है, भार नगण्य लेके चलना है बेटा, और 10 सेंटीमीटर की लंबाई बोला है। किसी दृढ़ छड़ के दोनों सिरों पर क्रमशः 10 केजी और 20 केजी द्रव्यमान वाले दो पिंड लगे हैं। 10 केजी द्रव्यमान वाले पिंड की निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दूरी, ठीक है ना। इसकी जो है पिंड की जो द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या होगी? हम लोग पहले इस प्रकार का अक्ष बना लेते हैं, जिसमें हम लोग बताया गया है ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ से छड़ की इस प्रकार से कितना 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस प्रकार से लटका हुआ है, ठीक है बेटा। 10 सेंटीमीटर इस प्रकार से लटका हुआ है, 0 और 10, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला आप क्या यूज करते हैं। सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला यूज करते हो एक्स cm, सेंटर ऑफ मास, जो कि पेंट के सेंटर ऑफ मास के दूरी को रिप्रेजेंट करता है xcm। ये होता है m1r1 प्लस m2r2। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट पार्टिकल्स के लिए दूरी दिया हुआ है, तो उसके लिए निकालते हैं m1 और m2। दो पार्टिकल दिया हुआ है, उसके लिए सेंटर ऑफ मास का फार्मूला आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। ऑब्वियसली आपको दिया हुआ है कि एक का जो एक हम लोग लेके चलेंगे मूल बिंदु पर है और ये 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है ना। यहाँ पर मास आप लोगों को मास मतलब m1 0 होगा और 10 सेंटीमीटर मास दिया हुआ है। इसके एक भाग पर हम लोग कितना 10 केजी लटका दिए हैं और दूसरे भाग पर हम लोग कितना केजी लटका दिए 20 केजी। अब इसके लिए सिंपल सा फार्मूला आप सीधा सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। 10 इंटू 0 कितना होगा 0 और 20 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 20 मल्टीप्लाई 10। अभी रखो फिलहाल इसको ऐसा, ठीक है ना। और नीचे में m1 इंटू प्लस m1 प्लस m2 मतलब 10 प्लस 20 कितना 30, कितना 30। अब ये 0 से 0 कैंसिल और ये 20 अपॉन में 30 आपका आंसर हो जाएगा। 20 अपॉन में 30, 20 अपॉन 30 हमारा जो मास सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट, 20 अपॉन में 3। बस आपने कौन सा वाला फार्मूला लगाया? आपने फार्मूला लगाया m1x1 प्लस में m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। बेटा ध्यान दीजिएगा m1 प्लस m2, क्योंकि m1 हमारा 10 है, ये x1 कितना है बेटा 0, m2 कितना है बेटा 20 और x2 कितना है 10। यहाँ से यहाँ तक का छड़ का जो लंबाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर है। तो x2 कितना 10, तो हम लोगों ने सिर्फ दो ही चीज रखा 20 मल्टीप्लाई 10 और नीचे में m1 प्लस m2 मतलब 10 प्लस 20 रखा। इस प्रकार से 30 है, एक जीरो कैंसिल किए, 20 अपॉन 30 आपका आंसर। बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, उपेक्षणीय द्रव्यमान की 1 मीटर लंबी किसी दृढ़ छड़ के दो सिरों से 5 केजी और 10 केजी द्रव्यमान के कण जुड़े। 5 केजी कण से इस निकाय के सहती द्रव्यमान केंद्र की दूरी। लगभग वही क्वेश्चन है, वैल्यू भर आप लोगों को चेंज कर दिया गया है। 2020 का प्रश्न था और ये प्रश्न था 2022 का प्रश्न। मतलब आपको देखो 2 साल में लगभग वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वैल्यू भर तो चेंज है बेटा। 5 का गुना करोगे 0 से, 5 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई 0 कितना बेटा 5 मल्टीप्लाई 0 कितना 0 प्लस में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 कितना 1, 10 ही होगा। और दोनों का मास दिया हुआ है 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 कितना 5 प्लस 10 कितना बेटा 15, ठीक है। तो ये 10/15 हो गया, 10/15, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2/3, 2/3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.67 मीटर आएगा, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा आपका 67 सेंटीमीटर आपका आंसर है बेटा, 67 सेंटीमीटर आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, विभिन्न द्रव्यमानों के 3 खंड पिंड एक्स अक्ष पर इस प्रकार रखे हैं। 300 केजी का पिंड मूल बिंदु पर रखा हुआ है, ऐसा मान के 300 केजी का पिंड मूल बिंदु पर, 300 गुणित 0 प्लस में 500 केजी का पिंड कितने सेंटीमीटर पे रखा है 40 सेंटीमीटर पे, 500 गुणित 40 प्लस में
400 ग्राम, 400 ग्राम कितना बेटा 70 सेंटीमीटर पे, 400 ग्राम कितने सेंटीमीटर पे 70। अच्छा ये सब ग्राम में है बेटा, ये ग्राम में है, केजी में नहीं है, ग्राम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल मास कितना बेटा 300 प्लस में 500 प्लस में 400, इसको जोड़ेंगे सीधा सीधा ये वाला टर्म जीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो होगा। 500 520 कितना 520 और 520 और 3 शून्य आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस में 728 28 और 3 शून्य डिवाइड बाय कितना ये बेटा 5 और 3 8 4 12, ये हो जाएगा 1200, ठीक है ना। अच्छा करके बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग दिमाग से सुन को उड़ा सकते थे, फिलहाल के लिए आप इतना समझिएगा आप, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना बेटा, ये हो जाएगा 48 30 12 2 शून्य, ठीक है ना, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1248, तो ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर आपके द्रव्यमान केंद्र की दूरी को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, आपका आंसर 40 सेंटीमीटर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा फार्मूला फिर से यहाँ पर हम लोग ने 3 कण के लिए, क्योंकि आपका 3 द्रव्यमान दिया हुआ है, 3 द्रव्यमान के लिए सूत्र लिखा था सेंटर ऑफ मास की इजिकल टू m1x1 प्लस में m2x2 प्लस में m3x3। जितने भी पार्टिकल होंगे सभी को आप सभी के दूरी को और द्रव्यमान के गुणनफल को सभी को जोड़ दोगे और नीचे में क्या करोगे सभी द्रव्यमानों का सम m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा बेटा। ओके डन, बढ़ते अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दो पिंड जिनके द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 3 किलोग्राम है क्रमशः यूनिट वेक्टर में दिया हुआ है i k प्लस 2j k प्लस k k एन, ये स्थिति सदिशों पर रखे हैं। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दूरी यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ऑप्शन में भी यूनिट वेक्टर दिए रखा है, तो उसी फॉर्मेट में सॉल्व करते थे। 1 और उसका मल्टीप्लाई करो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखा, फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्सियम m1x1 प्लस में m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। बेटा ये m1 का मान हो गया, ये m2 का मान हो गया, ये x1 का मान हो गया और ये किसका मान हो गया x2 का मान हो गया। सीधे सीधे क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 1 का मल्टीप्लाई करो कितना बेटा i k प्लस 2j k प्लस k k ऐसे चीज रहेगा, प्लस में 3 का मल्टीप्लाई उसमें करो, ये हो जाएगा कितना बेटा ऋण 9 i k, ठीक है ना। फिर 3 का गुना करोगे ऋण 6j k प्लस उसमें गुना करोगे बेटा 3 k k डिवाइड बाय में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ोगे मास को m1 प्लस m2 कितना 4, डन है। और इसको माइनस करें कितना ऋण 8 माइनस 8 i k माइनस 6 प्लस 2 कितना बेटा माइनस 4j k, 3 और 1 कितना 4k k डिवाइड बाय में 4, ठीक है ना। इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस 2i k माइनस 2j k, ये 4 आ जाएगा बेटा 4 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा k k, ये भी ठीक है 4 दूनी 8 i k माइनस j k प्लस में k k, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो ये आंसर कौन सा मिल रहा है आपको -2i माइनस जे के, ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये यहाँ तक आप लोगों को। आपने क्या किया सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला यूज किया, पोजीशन आपको देना वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ऑप्शन में वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है, सीधे सीधे आपको यही फॉर्मूला के हिसाब से गुना मल्टीप्लाई करना देना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या होता है, यम कण को निकाय के द्रव्यमान केंद्र की ओर डी दूरी, अच्छा ये हो गया क्या, तो कणों का द्रव्यमान केंद्र मूल स्थान पर बनाए रखने के लिए ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान m2 की चलन दूरी होगी, ठीक है। आपको बोला क्या जा रहा है ध्यान दीजिएगा, ये m1 और m2 दो कण का निकाय दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को क्या बोला, इसका द्रव्यमान केंद्र हम लोग मान लेते हैं एक्सियम, यहाँ पर रखा हुआ है एक्सियम रखा हुआ है यहाँ पर, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, हम m1 को d दूरी द्रव्यमान केंद्र की तरफ सरकाते हैं, इसकी नया दूरी नया दूरी है ये m1, ठीक है ना। तो सिंपल है,
द्रव्यमान केंद्र को समान बनाए रखने के लिए m2 को भी सरकना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा। अगर m1 आगे चल रहा है तो m2 को भी पीछे चलना पड़ेगा, अगर द्रव्यमान केंद्र को सेम जगह बनाए रखना है तो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं द्रव्यमान केंद्र चला कितना बेटा, m2 चला कितना, d डैश या d2 ले लो, ठीक है ना, m2 चला d2, ठीक है ना, और ये कितना चला बेटा, d दूरी चला, ठीक है। तो सिंपल है, द्रव्यमान केंद्र को बनाए रखना है, इसका एक्सियम कितना होगा, पहले की जो एक्सियम है वो कितनी होगी बेटा, m1 मान लो प्लस m2x2, ठीक है, इसकी पोजीशन x1 और इसकी पोजीशन x2 मान लो, ठीक है ना, डिवाइड बाय में क्या बेटा, m1 प्लस में m2। बाद की स्थिति के लिए क्या है, बाद की स्थिति हमारी ये वाली है, ये वाली नई स्थिति ये वाली है, ठीक है ना। ये क्या हो, ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी x माइनस d है, और ये वाली दूरी कितनी है, x प्लस डी डैश, ठीक है। तो हमको निकालना है d, ये वाली दूरी कि द्रव्यमान केंद्र को समान बनाए रखने के लिए m2 को कितना चलना पड़ेगा पीछे, तो d डैश पता करना है, या d2, अच्छा d2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको d2 लिखेंगे बेटा, d2 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा सॉल्व करते हैं सेकंड के लिए, सेकंड केस के लिए एक्सियम कितना होगा, ठीक है ना, m1 कितना बेटा, x1 माइनस d प्लस में m2 कितना, x2 प्लस में d2 कितना, x2 प्लस d2 निकालना है, डिवाइड में m1 प्लस में m2। ओके डन, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों का द्रव्यमान केंद्र समान है, दोनों को बराबर करते हैं तो इसी को लगते हैं, इसके बराबर में लिखते हैं m1x1 प्लस में m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2, ठीक है ना, m1 प्लस m2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, m1x1 इसको यहीं से कैंसिल करो, ठीक है ना, m2x2 यहाँ इसको यहाँ से कैंसिल करो, ठीक है। यहाँ कितना बचा बेटा, m1 माइनस m1d प्लस में यहाँ कितना बचा, m2d2 बराबर में क्या बचा, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अब इसको ले चलो इधर, मतलब m2d2 बराबर m1d, डन है। d2 निकालना है तो ये हो जाएगा m1 में अपॉन m2d, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। d2 को कितना मतलब d2 का कितना मान निकलेगा, m1 अपॉन m2d। m2 को द्रव्यमान केंद्र सेम बनाए रखने के लिए कितना पीछे चलना पड़ेगा, तो m1 अपॉन m2d, ठीक है, यही आपका आंसर। तो आपका आंसर करेक्ट होगा m1 अपॉन m2d। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बेटा आप लोगों को, ठीक है। मतलब द्रव्यमान केंद्र को सेम बनाए रखने के लिए अगर m1 को आगे चलना पड़ रहा है d दूरी, तो m2 को कितना पीछे चलना पड़ेगा, m1 अपॉन में m2d, ठीक है ना, इतना दूरी चलना पड़ेगा, तब द्रव्यमान केंद्र आपको सेम जगह मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है बेटा, प्रत्येक त्रिज्या r की 3 सर्वसम धात्विक गेंदें हैं, एक क्षैतिज सतह पर एक दूसरे को स्पर्श करती हुई इस प्रकार रखी जाती है कि जब तीनों गेंदों के केंद्रों को मिलाते हैं तो एक समबाहु त्रिभुज बनता है। निकाय का द्रव्यमान केंद्र अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है, पहले तो बोला क्या गया है, इस प्रकार से आप लोगों को तीन गोले इस प्रकार से बनाए हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये हम लोगों ने ठीक है, 3 सर्वसम गेंदे है बेटा, 3 सर्वसम गेंदे हैं, मतलब तीनों का जो रेडियस है वो बराबर है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं तीनों का जो ठीक, तो इस प्रकार से तीनों की जो त्रिज्या है वो समान होगी बेटा, तीनों की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो तीनों की केंद्रों को अगर मिला है तो समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तीनों के केंद्रों को मिलाने पर क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो इसका द्रव्यमान का दृश्य निकाय का द्रव्यमान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो मध्यिकाएं होती है, त्रिभुज की जो मध्यिकाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, उसी बिंदु को हम लोग इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र मानेंगे। तो सिंपल है, आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है, मिलाने वाली रेखा पर, किन्हीं दो गेंदों की केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर, बिल्कुल भी नहीं का मतलब ये गलत है हमारा।
किसी एक गेंद के केंद्र पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्षैतिज सतह पर, ये भी नहीं मिला हमको। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और ये हमने देखा भी है। ठीक है, तीनों जो समबाहु त्रिभुज की जो मध्यिकाएं हैं उनके केंद्र जो आपको मिल रहे हैं, यही हमारा इस पूरे निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र को दर्शाएगा बेटा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कणों के एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र निर्भर नहीं करता। अच्छा, उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है बेटा, सेंटर मास के लिए फॉर्मूला होता है m1 r1 प्लस में m2 r2 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2। r1 क्या है, अगर मैं इस निकाय के लिए बात करूं और इसका ये इसका घूर्णी अक्ष है, इसका क्या है, ये घूर्णी अक्ष है, घूर्णन अक्ष है। ठीक है, जिसके लिए बिंदु P लिए हम लोग ने, जिसका मास है m1 और इसका दूरी है r1, एक कण जिसका m2 है मास, और इसका उसकी जिससे दूरी कितने अक्ष से r2। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके लिए द्रव्यमान केंद्र के लिए फॉर्मूला लिखा m1 m2 r प्लस m2 r2 m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला है। आपको ये क्या बोला है कि द्रव्यमान केंद्र निर्भर नहीं करता कणों के द्रव्यमान पर, कणों पर लगने वाले बल पर, कणों की स्थिति पर, कणों के बीच की दूरी पर। ठीक है ना, किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर तो निर्भर कर रहा है, कणों के बीच की स्थिति पर भी, आर पर भी निर्भर कर रहा है, कणों के बीच की दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। कि मतलब अगर मान के चलिए ये कण इधर है, इधर है, ठीक है ना, अगर दोनों सबके सब पास में आ जाए तो उस पर भी डिपेंड कर रहा है। किस पर निर्भर नहीं करता, तो कणों पर लगने वाले बल पर। किस पर निर्भर नहीं करता, कणों पर लगने वाले बल पर। मतलब अगर ये जो m2 है m1 पर बल लगा रहा है, m1 m2 पर बल लगा रहा है, डजेंट मैटर कितना भी बल लगा है, ठीक है ना, अगर मान के चलो ये 3-4 पार्टिकल दिए हैं, सबके सब इस पर बल लगा रहे हैं, तो ये आंतरिक बल है ना। आंतरिक बल अगर कितना भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। आंतरिक बल कम लगे ज्यादा लगे उससे द्रव्यमान केंद्र पर निर्भर, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि कणों पर लगने वाले जो बल है, हाँ बाह्य बल अगर लगाओगे तो उससे फर्क पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक शब्द आना चाहिए था आंतरिक बल, फिलहाल के लिए नहीं आया, तो इससे हम मान के चल रहे हैं कि आंतरिक बल के लिए बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है, स्थिति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि m r दिया हुआ है। कणों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, कि कणों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दे तो r इफेक्ट पड़ जाएगा। जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा m1 और m2 को, m1 को इधर सरकाए थे हम लोगों ने, तो इसको वहीं पर बनाए रखने के लिए m2 को भी सरकना पड़ा था। ठीक है ना, मतलब चेंज होना पड़ा था। इसलिए हम लोग देखे दोनों कणों के बीच की दूरी उस पर भी निर्भर करता है, तो बल पर निर्भर नहीं करता। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 100 kg किधर है भाई, हाँ क्रमशः 55 kg दिया हुआ है, 65 kg के दो व्यक्ति एक नाव के विपरीत सिरों पर बैठे हैं। नाव की लंबाई 3 मीटर है, द्रव्यमान केंद्र 100 kg है, द्रव्यमान केंद्र, हाँ द्रव्यमान 100 kg है। नाव की जो लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर, और उसका नाव का जो द्रव्यमान है 100 kg। 55 kg का जो व्यक्ति है 65 kg के द्रव्यमान वाले व्यक्ति की ओर चलकर उसके साथ बैठ जाता है। यदि नाव रुके हुए पानी में है तो इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र स्थानांतरित हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो इसके लिए आप जानिएगा, यह जानिएगा, अगर ये नाव है, ये नाव आप लोगों ने दर्शा दिए, अगर ये नाव है, ठीक है, यहाँ पर 55 kg का इंसान बैठा हुआ है, यहाँ पर 55 kg का इंसान बैठा है, और यहाँ पर बैठा है 65 kg का, 55 kg का इंसान बैठा है, यहाँ पर 65 kg का इंसान बैठा है। नाव की कुल लंबाई 3 मीटर है, नाव का कुल भार है 100 kg या 100 ग्राम है। नो, कितना है, कितना है, 100 kg है। ठीक है, 100 kg है। तो बताइए, बोला है कि अगर 55 वाला उठकर 65 के तरफ चले जाता है, इस स्थिति में आपको बताना है कि द्रव्यमान केंद्र अगर यहाँ पर है पहले की स्थिति में, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा या किधर होगा, ठीक है ना, कितना मीटर सरक जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना। अगर मैंने बोला ये निकाय है, ये निकाय, इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है, इसमें कुछ पार्टिकल यहाँ पर दिए हुए, कुछ पार्टिकल इधर दिए हुए, कुछ पार्टिकल इधर दिए हुए। आपको अगर बोलता है पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल इधर चले गया, ये वाला पार्टिकल इधर चले गया, ये वाला पार्टिकल इधर चले गया, ये आपस में सरक गए, इधर से उधर हो गए,
तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मान के चलो ये आंतरिक स्थिति में कुछ भी करे, आंतरिक स्थिति में बल का हस्तांतरण करे, एक दूसरे पर बल लगाए, एक दूसरे से लड़े झगड़े, कैसा भी करे, आंतरिक बल से किसी भी प्रकार का आंतरिक स्थिति में परिवर्तन का द्रव्यमान केंद्र पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये बोलेंगे ये जो द्रव्यमान केंद्र है ये जीरो स्थानांतरित होगा, मतलब अपने जगह पर ही बना रहेगा, किसी भी ना लेफ्ट चलेगा ना राइट चलेगा। भले ही 65 वाला उठ के 55 की तरफ आ जाए या 55 वाला उठ के 65 की तरफ आ जाए, इसके द्रव्यमान केंद्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर बाहर का कोई व्यक्ति अगर आके फिर बैठता है, ठीक है ना, और किसी एक छोर पर वजन बढ़ाता है, तो मे भी नहीं, पॉसिबिलिटीज है कि ये द्रव्यमान केंद्र अपना जगह छोड़ेगा, या द्रव्यमान केंद्र जितना ज्यादा भार होगा उधर सरक जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब बदल ही नहीं रहा है, जगह का जगह में ही बना हुआ है, तो जीरो स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है ना, जीरो स्थानांतरित हो रहा है, चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्या बोल रहा है, दो कण जो प्रारंभ में विरामावस्था में है, ठीक है ना, दो कण है जो प्रारंभ में विरामावस्था में है, आंतरिक आकर्षण के कारण, आंतरिक आकर्षण, ये एक निकाय है, ये एक निकाय है, ठीक है ना, आंतरिक आकर्षण के कारण एक दूसरे की ओर गति करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, यदि एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है, समान लिए हम लोगों ने, यदि उन कणों की चाल किसी समय पर v तथा 2v हो, ठीक है ना, इसकी चाल v है, इसकी चाल v है, इसकी चाल 2v हो जाता है, ठीक है, तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। आपको हमने अभी बताया आंतरिक आकर्षण बल लग रहा है, आंतरिक आकर्षण बल में आपको अंदर के जो ऑब्जेक्ट इधर उधर से गति करे, कितने भी वेग से करे, 2 मीटर से 40 मीटर से 100 की स्पीड से गति करे, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है ना, द्रव्यमान केंद्र अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, टस से मस नहीं होगा कह सकते हो आप, ठीक है ना, तो ये अपनी जगह पर बने रहेगा कि इसकी जो वेलोसिटी है आपकी शून्य होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, शून्य होगी, मतलब ये इसकी वेलोसिटी, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा ना भाई, ये विरामावस्था में है। अगर पूरा का पूरा निकाय विरामावस्था में है तो ये भी विरामावस्था में ही रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अंदर के कण इधर से उधर हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी में आप लोगों को दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे रखा है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर जीरो, दोनों जीरो दिया हुआ है, तो वेक्टर ए समानांतर सदिश होगा, समानांतर सदिश होगा किसके, ठीक है, आपको ट्रिपल वेक्टर पता होगा बेटा, ट्रिपल वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ट्रिपल वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर होता है, ठीक है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है, बाहर में बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और हम लोग लिखते हैं क्या बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और लिखते हैं क्या बाहर में बी, ठीक है ना, हाँ बी आएगा क्योंकि ए और सी तो लिख दिए, माइनस, ठीक है, फिर अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो गया, अब बी क्या, बी की बारी, वेक्टर बी बाहर में किसको लिखेंगे, वेक्टर सी को। तो सिंपल है, आपको क्या बोला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दे रखा है क्वेश्चन में जीरो, तो जीरो डॉट बी जीरो, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी जीरो जीरो, ठीक है, तो इसका इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हम समांतर सदिश क्या मानेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो सिंपल है ना, गुना किसके साथ होता है, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अगर जीरो है, अगर ये वाला एक सदिश है, इसके सदिश दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो मिल रहा है, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि दो समांतर सदिश है, ये दो समांतर सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। सिंपल आप देखोगे दो समान सदिश हमने यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, दो समांतर सदिश का जो है, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दो समानांतर सदिश है, दो समानांतर सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा यानी कि सिंपल है, यानी कि दोनों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमने बोला दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो है, तो जब जीरो होगा साइन जीरो जीरो होगा, तो फाइनली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए जब दोनों पैरेलल होंगे उसके लिए क्या मिलेगा, जीरो होगा। तो सिंपल है, अगर हमको मिल रहा है ट्रिपल प्रोडक्ट में फाइनली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जीरो, तो हम लोग बोलेंगे ना
वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का कैसा है समांतर है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आप सी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट वाला आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ये वाला, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ए और बी दो सदिश है तथा थीटा उनके बीच का कोण है। यदि बोला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये दिया हुआ है बेटा, आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर √3 और ब्रैकेट में दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फॉर्मूला पता है ना भाई, फॉर्मूला अभी अभी आप लोगों ने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पढ़े हो, ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो हम दोनों एन केफ है, एन केफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि एनकेप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, एनकेप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला पता है, वेक्टर पढ़कर आए हो बेटा 11th से आप इधर, ठीक है ना। तो आप लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी हाँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। यहीं पर लिखेंगे सीधा सीधा ए बी साइन थीटा बराबर में √3 ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी को कैंसिल करो बेटा, साइन थीटा और कॉस थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर में ये क्या हो जाएगा, √3, और टेन थीटा का √3 वैल्यू क्या में मिलती है हम लोगों को, 1060 में, 1060 में आपको √3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सीधा सीधा क्यों लिखना क्या भाई, ठीक है ना। तो बढ़ते अगले प्रश्न पर। यदि दो सदिश वेक्टर वेक्टर बीच का कोण थीटा दिया हुआ है, बी क्रॉस ए डॉट एक दिया हुआ है, तो मान क्या होगा भाई। देखो आपको बोला गया है कि इधर करूं क्या मैं, इधर कर, देखो बी ए साइन थीटा एन केफ हो जाएगा डॉट वेक्टर ए। ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको सिंपल लिखूं, अगर मान के चलो वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी थीटा एंगल पे रखा हुआ है इस प्रकार से, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो ध्यान दीजिएगा एनकेप क्या होता है, एनकेप होता है इनका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसको ऐसा बनाओ तो ज्यादा मेजर समझ में आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी, ठीक है ना। अब वेक्टर एनकेप आपका ये दोनों का परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मतलब वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है एनकेप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट में दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं इस पूरे से 0 को मल्टीप्लाई करूं तो पूरा टर्म में 0 होगा। अरे भाई ऐसा समझो ना, ए बी बराबर ए बी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के लिए बता रहे हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन के डॉट वेक्टर ए बराबर एन ए दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 अंश। तो ये हो जाएगा cos 90 0। अब इसमें 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना भाई। तो सीधा सीधा आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। इतना कुछ रखने की बात ही नहीं है, इतना कुछ लिखने की वाली बात ही नहीं होगी, आपको सीधा सीधा पता होगा कि यहाँ पर एन की आने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट में। अब क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो जब डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये डॉट दिख रहा है आपको, डॉट प्रोडक्ट है, तो आप सीधा सीधा दोनों का आंसर क्या बता सकते हो, 0 बता सकते हो, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, अरे ये भी ये वाली प्रश्न तो अभी करें हैं भाई, ये वाला प्रश्न करें ना, सीधा सीधा करें। इसका मान क्या है, इसका मान है ए बी साइन थीटा बराबर, और इसका मान क्या है रूट, तो ए क्रॉस बी का मान क्या होगा, हाँ अच्छा 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 अच्छा, अभी आपने बोला था इससे थीटा, थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान, वही क्वेश्चन। पहले तो आपको थीटा पता करना पड़ेगा, पहले आपको थीटा पता करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दे रखा है। तो थीटा हमने यही वाले ऑप्शन से निकाले बेटा, थीटा निकाले ना, थीटा निकाले, इधर क्यों चल रहे हैं, इधर चलेंगे। थीटा निकाले, थीटा यहाँ से निकाले थे, टेन थीटा आया था, टेन थीटा √3 आया था, √3 मतलब थीटा बराबर 60 आया था। थीटा का मान कितना आया था, 60 डिग्री। तो हम सीधे सीधे इसमें थीटा का मान नहीं निकालेंगे, आपको निकालना पड़ेगा थीटा। यहाँ पर थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा कितना आपको मिल गया था, 60 डिग्री मिल गया था। अब आप सॉल्व करोगे, अब सॉल्व करोगे तो ए बी साइन कितना बेटा, ए बी साइन ए बी, हाँ इसी को सॉल्व करेंगे, ए क्रॉस बी का मान कितना होगा,
अच्छा, ए बी साइन थीटा बराबर में, हाँ साइन थीटा कितना रे, साइन थीटा कितना, साइन 60, अभी रख लेते हैं वैल्यू, √3 और ए बी कॉस, कॉस कितना 60, चलो यहाँ भी 60 लिखते हैं, साइन 60। अच्छा यहाँ से तो हमको ये मिला था, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा भाई, स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा, कुछ मिसिंग है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होना चाहिए था बेटा, यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ध्यान रखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, प्लस था बेटा, यहाँ प्लस है ना। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे, थीटा का मान निकल गया 60, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बेटा इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है। 60 हुआ था थीटा, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, अच्छा इसको हम लोग रूट में लिखते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसल, ये √2, सीधा सीधा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल पावर √2, 1/2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसका रिजल्टेंट के लिए फार्मूला आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। थीटा निकालने के लिए आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया गया था कैसे निकालना है, सेम क्वेश्चन एज इट इज दे रखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन से वही दिया हुआ है 2004 का, ठीक है ना। तो ए प्लस बी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर प्लस वाला साइन आएगा, प्लस वाला साइन आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस वन, इसको सुधार लीजिएगा, ओके। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, अच्छा करेक्ट आंसर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिणामी कितना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिणामी, ठीक है, परिणामी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिणामी किसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ पर फिर से थोड़ा मिस्टेक्स है, तो यहाँ पर बोला गया है, ये जो है आपका यहाँ पर 0 आता है, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये 0, 0 का जो मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर ए के साथ में, वो क्या होगा आपको ये बताना है आंसर में, ठीक है ना। तो आंसर सिंपल है, वेक्टर ए क्रॉस में 0, मतलब 0 का वेक्टर ए के साथ में मल्टीप्लाई आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 0 वेक्टर, क्या मिलेगा, 0 वेक्टर, आंसर में आपका 0 आंसर वेक्टर आंसर होगा बेटा। बढ़ते अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या बोलता है, आर बराबर दिया हुआ है, ओमेगा बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है, आर बराबर ओमेगा बराबर, तो रैखिक वेग का मान v बराबर वेक्टर v बराबर ओमेगा, ओमेगा क्रॉस में वेक्टर r, ये फॉर्मूला आपको पता है बेटा, इसी से आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, सिंपल सिंपल वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले तो हम लोग वेक्टर r लिख लिए, ओमेगा लिख लिए पहले, ओमेगा वेक्टर बराबर 5i केफ माइनस 6j केफ प्लस में 6k केफ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा वेक्टर r दे रखा है बराबर में 3i केफ माइनस 4j केफ प्लस k केफ। अब आपको बोला गया है कि v निकालिए, v क्या होता है, ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, दोनों का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ध्यान देखिए, इससे इससे गुना करेंगे, क्या होगा, ऋण 6 धन 1, ऋण 6 धन 1 कितना बेटा, ऋण 6, ऋण 6, और ये ऋण और ऋण धन होगा तो ऋण माइनस कितना, माइनस कितना बेटा, माइनस कितना, ऋण और धन 24, ऋण 24, 24 आई की माइनस, ठीक है ना, माइनस जे के को छोड़ना है, 5 और 1 का गुना करना है, 5 और 1 का 5, 5 और 1 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5, ठीक है, जे इसका 6 और 3 का 6 3 18 और ऋण 18, जे के प्लस में के, तो के ब्लास्ट में लिखते हैं ना बेटा, के के इसको छोड़ना है, 5 और 3 ऋण 24, ऋण 24 सॉरी ऋण 20, ठीक है ना, 5 20, 6 3 18 और ऋण धन 18,
ठीक है ना, के के जोड़ना है बस, केयरफुली ऋण और धन का ध्यान में रखना है इस गुना में, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं इसको। ऋण और ऋण धन 24 और 6 कितना बेटा 18, 18 आई के डन है। और ये हो जाएगा ऋण 13, ऋण और ऋण धन 13, 13 जे के डन है। और ये हो गया ऋण 2 के यही आपका क्या हो जाएगा, रेखीय वेग हो जाएगा। इसमें कौन सा मैच हो रहा है 18 13 ऋण 2, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस ध्यान रखिएगा बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं, इसको वेक्टर वी को आर क्रॉस ओमेगा लिख लेते हैं, आर क्रॉस ओमेगा, लेकिन नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा ओमेगा क्रॉस आर होगा ये, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, किसी कण जिसका स्थिति सदिश 2 किलोमीटर दिया हुआ है, अच्छा 2 km दिया हुआ है, के है बेटा, ये क्या है, ये के है, पर जब मूल बिंदु के परितः त्रिज्य केफ न्यूटन का बल लग रहा है तो बल आघूर्ण क्या होगा। सिंपल, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ये चल रहा है आई, ये चल रहा है जे, और ये कौन चल रहा है के चल रहा है, कौन चल रहा है के। ध्यान रखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, जब आई के क्रॉस जे के पढ़ते हो तो आंसर आता है के, ठीक है। जे के क्रॉस के करोगे, जे के क्रॉस के करोगे तो आंसर किस में आएगा, आई के में आएगा, करेक्ट है बेटा। के क्रॉस आई के क्रॉस आई के करोगे तो आंसर आएगा जे के। लेकिन जब हम लोग उल्टा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव। आई जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा माइनस के, जे उल्टा चल रहा है ना भाई, इसे चले तो सब प्लस 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 आंसर मिल रहा था, अब जब उल्टा चलोगे तो निगेटिव में आंसर मिला, जे क्रॉस आई के माइनस में आंसर मिला, क्योंकि ध्यान दो वेक्टर डायरेक्शन चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगी बेटा। वेक्टर में यही प्रॉब्लम है कि ये दिशा पर भी डिपेंड होता है, वेक्टर दैट मींस हैव अ डायरेक्शन। आई केप क्रॉस के कितना बेटा माइनस जे केप, ठीक है ना। और के क्रॉस जे केप कितना माइनस आई केप। तो सिंपल है, अगर मैंने बोला यहाँ पर बल आघूर्ण निकालने के लिए बोलता है टाउ बराबर होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है ना, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, वेक्टर आर के में दे रहा है, ठीक है ना, मतलब दे रखा है कितना दे रखा है 2 के क्रॉस में 3 जे, तो के क्रॉस जे का क्रॉस के क्रॉस जे के माइनस आई के मिला, माइनस आई के कहीं भी दिख रहा है बेटा, माइनस माइनस सिर्फ एक ही ऑप्शन माइनस में दिख रहा, यही आपका आंसर होगा। इतना सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, गुना भाग करोगे उसको मैट्रिक्स से अवयव से सॉल्व करोगे, गुना करोगे तो आपको आंसर बहुत लेट मिलेगा जरूर, तो यही सीधे सीधे यही उड़ा दो इसको, ठीक है ना। के क्रॉस जे के हमने किया तो माइनस आई के आपको आंसर मिला, तो 2 3 6, ये 2 3 6 आई के, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस में, तो यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है 2 0 -3 पर कार्यरत बल इतना बिंदु दो ऋण दो के परितः आघूर्ण होगा। ध्यान दीजिए, दो जिसके परितः करना होता है, जिसके परितः करना होता है उसको R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके परितः करना होता है उसको R0 या R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। R1 मतलब 2 ऋण 2 ऋण 2, ठीक है ना। और जिस पर कार्य कर रहा है बल उसको हम लोग R2 लेते हैं, R2 कितना बेटा 2 0 ऋण 3, क्लियर है। R2 पता चल गया, R1 पता चल गया, दैट मींस आप पोजीशन वेक्टर बता सकते हो, डेल R बता सकते हो, R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 ये हो जाएगा 0 आई के, ये हो जाएगा ये माइनस प्लस प्लस ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा +2 जे के, ये हो जाएगा माइनस के, क्लियर है बेटा। ये हो जाएगा आपको पोजीशन वेक्टर, वेक्टर एफ बताना है, वेक्टर एफ मतलब 4i के प्लस 5j के, इसी के नीचे लिख लेते हैं हम लोग, वेक्टर एफ कितना है 4i के प्लस में 5j के माइनस 6k। अब सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको टॉर्क पता है, टॉर्क बराबर होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ,
तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए क्या करेंगे, आई कैप के लिए जे कैप के कैप पे गुना करेंगे। तो करते सीधा सीधा वही करेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ करके इधर यहाँ करते हैं, यहाँ स्पेस थोड़ा ज्यादा है, लॉन्ग चलने वाला है ये। तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 ऋण 12 और ये ऋण ऋण धन और 5 एक 5, ठीक है। आई केफ डन है। सिर्फ 2 सवाल सॉल्व करेंगे, 2 के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो 7 आ जाएगा, फिर 2 सेकंड से हमारा आंसर मिल जाएगा। जेके के लिए करते हैं माइनस मतलब जेके को छोड़ना है, ये हो जाएगा -6 सॉरी 0, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है ना, 0 एंड हो जाएगा माइनस और ये -+4, ठीक है ना, के केफ। तो सिंपल है, आपको यहाँ से ही माइनस ये तीसरा वाला करने की जरूरत ही नहीं है भैया। ये ऋण 7 और -4 के केफ आई केफ है ना, ये आगे जो भी है जेकेफ ये जेकेफ है बेटा, सॉरी जेकेफ है, ये जेकेफ है, ठीक है ना। तो -7 और 4, -7 -4 क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका मैच हो रहा है। तीसरे के लिए के के लिए सॉल्व नहीं करना है ना, पहले के लिए इसलिए कर दिए क्योंकि 2 में आपको -7 दिख रहा है। अब हमको ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, दोनों में से कोई एक सही होगा, इसके लिए हमने सेकंड वाला कर दिए। सेकंड वाले में आपको यहाँ 8 यहाँ 4 दिख रहा है, सेकंड में हमको -4 दिख रहा है, मतलब हमको अपना आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। किसी बिंदु वेक्टर r बराबर 2i केप दिया हुआ है, -6 j केप, ये केप में है बेटा, केप में कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आई केप, जे केप और के केप। उस पर एक बल काम कर रहा है, वेक्टर एफ अल्फा आई केप, ये भी आई केप जे केप में है, ठीक है ना। अल्फा आई केप प्लस 3 जे केप प्लस 6 के केप लग रहा है, ठीक है ना। इस वाले बिंदु पर इतना बल लग रहा है। अल्फा के किस भाग के लिए मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग संरक्षित होगा। मूल बिंदु के परितः बोलते हैं मतलब अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाले तो हमको वेक्टर आर ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फोर्स टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है ना। मतलब वेक्टर आर को ऊपर रखेंगे, वेक्टर एफ को नीचे रखेंगे। इसका मतलब है हम लोग लिखते हैं 2 -6 डायरेक्ट करेंगे और ध्यान रखिएगा संवेग संरक्षित के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। पहले मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वेक्टर एफ का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा 3 और ये 6 ठीक है बेटा। ये आर के वैल्यूज है, आई के जे के के के, ठीक है ना। कोएफिशिएंट हम लोग को इस प्रकार से लिखा जाता है मैट्रिक्स के फॉर्म में, अवयव के रूप में, ठीक है ना। ये बल का आप लोगों को कोएफिशिएंट दिया हुआ है यूनिट वेक्टर के। अब आपको बोला गया है कि कोणीय संवेग संरक्षित है, उसके लिए वेक्टर टाउ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, कोणीय संवेग संरक्षित के लिए टाउ इज इक्वल टू 0 होना, मतलब वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ बराबर आपको क्या लेना है, 0 लेना है। जब हम लोग आर क्रॉस एफ करते हैं तो हम देखते हैं आई के लिए -6 6 36 ऋण 36, ठीक है बेटा, और ये धन क्या हो जाएगा बेटा 12 36, ठीक है। ये हो जाएगा आई के माइनस जे केप करेंगे। अब जे केप के लिए क्या होगा बेटा, इसको छोड़ना है बीच के कॉलम को, 2 6 12, ये हो जाएगा 12 और ये ऋण 12, अच्छा गुना करेंगे बड़ी, प्लस 12 अल्फा, क्लियर है बेटा, ठीक है ना। अच्छा ये माइनस प्लस साथ में कर रहे हैं, आपको मेथड पता होता है कि अवयव में आपको क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से हल करना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हल करने के लिए थोड़ा सा मैं डायरेक्ट विधि अपना रहा हूं, ठीक है, आप समझिएगा उसको, ठीक है ना। प्लस के केप के लिए हल करेंगे बेटा, के केप के लिए हल करेंगे, के केप वाले कॉलम को छोड़ना है, तीसरे कॉलम को छोड़ना है, 2 3 6 हो जाएगा, ये प्लस में ये हो जाएगा +6 अल्फा हो जाएगा, ध्यान दीजिए +6 अल्फा हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 12 प्लस 12 अल्फा जे केफ, ठीक है। और माइनस का अंदर बाहर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, बाहर माइनस बाहर रखते हैं, प्लस में ये हो जाएगा बेटा के केप को हम लोग साथ में लिखते हैं, ये 6 + 6 अल्फा के केप, क्लियर बेटा, ये 0। अब देखते हैं हम लोग 0 इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या मिलेगा, 6 + 6 अल्फा आई केफ, सॉरी ये के केफ है, के केफ
बराबर में इस वाले टर्म को उधर ले चलेंगे, ये वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 अल्फा, ये हो जाएगा जे के। क्लियर है? अब हम लोग अल्फा का मान निकालेंगे, अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा का मान निकालने के लिए अच्छा एक काम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आया है? 6 अल्फा, इधर बात कर लेते हैं। 6 अल्फा, 6 प्लस 6 अल्फा, ये क्या था बेटा? के। ठीक है, और बराबर में इधर ले लिए थे 12 प्लस 12 अल्फा आई के। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना था के का, 6 के प्लस 6 अल्फा के। तो इसका मैग्नीट्यूड कॉमन नहीं निकालते, क्या कर लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 6 प्लस 6 अल्फा माइनस, अच्छा ये इसको लिखते हो 12 प्लस 12 अल्फा आई के माइनस में है, इधर लाके माइनस करेंगे, वही कहानी है, फिर से दोबारा वही कर रहे हैं हम लोग। प्लस में 6 प्लस 6 अल्फा के, ठीक है ना, बराबर में 0। इसको एज इट इज लिख दिए। ओके, दिक्कत नहीं, हमने ये वाला गलत स्टेप ले लिया था, ये वाला स्टेप गलत ले लिया था, हमको ये वाला जैसे का वैसा रखना है। अब होता क्या है, आप लोगों को पता है, अगर एक्स आई केफ है, अगर एक्स आई केफ है प्लस वाई जे केफ है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालते हो। इसका रूट ऐसे निकालते हो बेटा, क्योंकि हम लोगों को दे रखा है इस प्रकार से, ये 12 प्लस 12 अल्फा का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 अल्फा का होल स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है ना, अच्छा रूट भी है, और रूट है तो सिंपल है, दोनों की तरफ का स्क्वायर लेंगे तो वही कहानी आ जाएगी। तो इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, सिंपल है, तो ये हो जाएगा 12, अच्छा उधर ले चले, 12 प्लस 12 अल्फा का होल स्क्वायर इधर जाएगा माइनस 6 प्लस 6 अल्फा का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 अल्फा इज इक्वल टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 प्लस माइनस 6 माइनस 6 अल्फा, ठीक है ना, इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 12 3 6 18 18 अल्फा, ठीक है ना, ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये 18, ठीक है ना 18, तो ये अल्फा 18 से 18 कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -1, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -1। आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अल्फा का मान कैसे निकाले आपने निकाला आर क्रॉस एफ लिया, आर क्रॉस एफ बराबर 0 लिया। यह इस प्रकार से हमने, ये आई केफ की कंपोनेंट्स है, ये जे केफ की कंपोनेंट्स है, ये के केफ की कंपोनेंट है। ठीक है, अब हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालते आना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जब आई केफ के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं तब जे केफ के केफ को मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस करते हो, है ना। अब हम लोग देखेंगे, जब जेकेप को सॉल्व करोगे तब क्या करेंगे, आई केप के केप और के केप आई केप को सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करते आना चाहिए। जब के केप के लिए लेंगे, जब के केप के लिए सॉल्व करेंगे तब हम लोग आई केप जे केप को सॉल्व करेंगे बेटा। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करते आना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, एक जगह गलती हो गई तो पूरा आंसर आपका गलत निकल जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में +1 भी दे रखा है, -1 भी दे रखा है। क्योंकि ऑप्शन में +1 और -1 दिया है तो कंफ्यूजन है। अगर ऑप्शन में अगर साइन गलती, मतलब सॉल्यूशन में अगर साइन का मिस्टेक कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो हम ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न बोल रहा है, यम द्रव्यमान का एक पिंड है, r0 त्रिज्या है उसके, चिकनी क्षैतिज समतल के ऊपर v0 के वेग से गति कर रहा है। यह पिंड एक डोरी से जुड़ा हुआ है, जैसे चित्र में दिखाया गया है, एक पिंड है डोरी से जुड़ा हुआ है। यह डोरी समतल पर बने एक चिकने छिद्र से होकर गुजरती है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है। ठीक है ना, चित्र में आपको दिखाया गया है कि इस प्रकार से एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस दिया है r0 और यहाँ पर एक मास दिया हुआ है जो कि v0 किससे ट्रेवल कर रहा है या गति कर रहा है। ठीक है ना, इस जो मास को एक धागे से, एक क्षैतिज एक लंबे धागे से जिसका मास नगण्य है उससे बांधा गया है या रखा गया है एकदम लंबवत। इस डोरी पर तनाव को धीरे धीरे बढ़ा रहे, मतलब डोरी को धीरे धीरे खींचा जा रहा है, जब तनाव बढ़ाया जा रहा है, जिससे अंत में यहाँ पिंड r0 के त्रिज्या पर आकर गति करने लगता है, मतलब त्रिज्या के वृत्त पर आकर गति करने लगता है। इसका त्रिज्या घट के कितना हो जाता है, r0 से r0/2। गतिज ऊर्जा अंतिम कितना होगा,
सिंपल हम लोग समझते हैं। हम देखेंगे अगर पहले ये त्रिज्या r था r नॉट, अब r नॉट बाय 2 से गति कर रही है, तो सिंपल है, एक चीज कंजर्व रहेगा, क्या? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग संरक्षित होगा। कोणीय संवेग क्या रहेगा बेटा? संरक्षित रहेगा। संरक्षित इसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यल इनिशियल बराबर यल फाइनल, ठीक है ना। इनिशियल कितना था बेटा? यम वी नॉट आर नॉट, ठीक है ना। रेडियस कितना? आर नॉट, और वेलोसिटी कितना? वी नॉट। और फाइनल कितना बेटा? मास तो सेम है क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगा, तो वेलोसिटी वही फाइंड करने के, रेडियस कितना हो रहा है? आर बाय 2, ठीक है ना। तो यम से यम कैंसल, आर नॉट से आर नॉट कैंसल, तो वी डेस का मान निकल जाएगा 2 वी नॉट के बराबर, ये मिल गया। अब इनिशियल कंडीशन के आई कितना था बेटा? के आई कितना था? के आई था हाफ यम वी स्क्वायर, यम वी नॉट का स्क्वायर। के आई कितना था? मतलब इनिशियली जब ये आर नॉट के त्रिज्या पर गति कर रहे तब जो यम द्रव्यमान का गतिज ऊर्जा कितना था? हाफ यम वी नॉट का वर्ग। अब हम लोग देखते हैं जब रेडियस चेंज हो जा रहा है, रेडियस आर नॉट बाय 2 हो जा रहा है, उस स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी रह जाएगी? फाइनल हाफ, मास सेम रहेगा, वी डेस का स्क्वायर, क्योंकि वी डेस का मान निकाले हो यहाँ से वी नॉट 2 वी नॉट, तो ये हो जाएगा हाफ यम 4 वी नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। आंसर कितना मिलेगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 यम वी नॉट का स्क्वायर। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा बेटा? 2 यम वी नॉट का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाए। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोलता है हमारा क्या? किसी स्थिर बिंदु के परितः किसी समतल में घूर्णन करते हुए एक पिंड कोणीय संवेग की दिशा होती है। ऑब्वियसली कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी बेटा? घूर्णन समतल की लंबवत रेखा के अनुदिश। ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बताते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये त्रिज्या r और ये वेग v से चल रही है, तो कोणीय संवेग का जो डायरेक्शन होगा इस तल के लंबवत होगा, घूर्णी तल के क्या होगा? लंबवत अंदर की ओर होगा। ध्यान दीजिएगा, घूर्णी तल के घूर्णी r क्रॉस v होगा ना। ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है भाई? ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? v का v वेक्टर v होता है ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ठीक है। तो इसका v का जो होगा ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। कोणीय संवेग लिखते हैं ये वेक्टर l इज इक्वल टू यम वी आर, मतलब आर क्रॉस वी, ठीक है। अच्छा, यम वी आर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, वेक्टर आर बराबर होता है यम वी आर, ठीक है ना। तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगा हमेशा इसका परपेंडिकुलर होगा, वी और आर के क्रॉस के परपेंडिकुलर, होगा हमेशा डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, वी क्रॉस का वेक्टर वी का डायरेक्शन ओमेगा क्रॉस आर के परपेंडिकुलर होता है, वैसे ही एल का क्या होगा? वी क्रॉस आर के, आर क्रॉस वी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समतल जो भी है आपको दिखाया गया है, बोला गया है घूर्णन समतल के लंबवत रेखा के अनुदिश। तो जो भी लंबवत रेखा रहेगा घूर्णन तल के लंबवत, इस प्रकार से इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन में क्या दे रखा है? बाकी बाकी इसमें दिया घूर्णन समतल की लंबवत रेखा के अनुदिश, नहीं, घूर्णन समतल की लंबवत रेखा के अनुदिश। अच्छा, दोनों ऑप्शन कॉपी पेस्ट हो गया है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही होगा। दोनों ऑप्शन कॉपी पेस्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से ही है। मतलब एक्चुअल में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, फर्स्ट वाला सेकंड में ही कॉपी हो गया, तो ओके, डजंट मैटर। त्रिज्या के अनुदिश बिल्कुल भी नहीं होगा, कक्षा की स्पर्श रेखा के अनुदिश, ये तो त्रिज्या का डायरेक्शन है ना, ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ये। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है एक घर्षणहीन टेबल के लिए शीर्ष पर दर्शाए गए, ये दिया हुआ चित्रानुसार घूर्णन कर रही एक डोरी से एक छोटा द्रव्यमान जोड़ा गया है। यदि डोरी को खींचकर डोरी की में तनाव बढ़ाया जाता है तब इस कारण वृत्तीय गति की त्रिज्या 2 के घटक से घट जाती है। त्रिज्या 2 के घटक से घट जाती है, इसका मतलब है हमारा पहले त्रिज्या r था, अब r बाय 2 हो गया। कितना हो गया? r बाय 2 हो गया। तथा इसका द्रव्यमान गतिज ऊर्जा कितना होगा? द्रव्यमान गतिज ऊर्जा कितने घटक से बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? आपके यही प्रश्न इसके पहले वाले इसमें करे हम लोगों ने, इसके एक सवाल पहले करे, ये सवाल में करे हम लोगों ने, ये वाले सवाल में। नीट 2015 का सवाल है, नीट 2015 का सवाल है।
और ये प्रश्न है आपका नीट 2011 का प्रश्न, AIPMD 2011 का प्रश्न। 11 में आ चुका प्रश्न अलग लैंग्वेज में, वही लैंग्वेज, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही है, लैंग्वेज पर बदल दिया है, वही कॉपी पेस्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2015 में, है ना। तो सवाल यहाँ पर हम लोगों ने हल कर दिए थे, तो यहाँ पर हल किए आपने बेटा, तो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया था कि F कितना आया था, अगर मैं इसको इस सवाल को करूं तो ये था कितना, 4 मल्टीप्लाई हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ये सवाल था बेटा। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं ये हमारा इनिशियल है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं 4 मल्टीप्लाई के आई, मतलब के इनिशियल। तो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल के 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितना गुना, 6 गुना हो जाएगा, कितना गुना, 6 गुना। अगर रेडियस हाफ हो रहा है, रेडियस आधा हो रहा है, रेडियस हाफ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, के 4th टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा, फिर से उसी को वही सवाल को हम आंसर करेंगे, 4 गुना 4 के घटक द्वारा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या करें, यदि किसी कण की क्रियाकारी बल F की स्थिति सदिश F को हो और मूल बिंदु की गिर्द इस बल का आघूर्ण क्या होगा, टाउ दिया। हमको पता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर क्रॉस वेक्टर F, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F होता है, फार्मूला आपको पता है बेटा, आपको दिया हुआ है यहाँ पर R क्रॉस। हाँ ध्यान दीजिए, पहली फुर्सत में ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका डायरेक्शन है, और ये दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर है मतलब क्या है, यहाँ पर वेक्टर टाउ परपेंडिकुलर वेक्टर आर एंड वेक्टर टाउ परपेंडिकुलर वेक्टर एफ होगा। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए, वेक्टर अगर मान के चलो वेक्टर सी है और ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है वेक्टर सी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर ना, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर का डायरेक्शन मतलब 90 एंगल का डायरेक्शन है। अब हम लोग इनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले तो वेक्टर टाउ डॉट वेक्टर आर, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हो बेटा, ए बी कॉस थीटा लिखते हो, अगर कॉस थीटा मतलब कॉस 90 कॉस 90 जीरो, तो फाइनली डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जीरो लिखते हैं, तो ये जीरो मिलेगा। यहाँ पर भी सेम वेक्टर टाउ डॉट वेक्टर एफ बराबर क्या मिलेगा, जीरो। यही ऑप्शन आपको जहां दिख रहा है वही आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, 2009 का सवाल है ये। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यम द्रव्यमान का एक कण XY तल में सीधी रेखा पे AB में v वेग से गतिशील है। ठीक है ना, ये v वेग से गतिशील है। ठीक है, यदि मूल बिंदु 0 के सापेक्ष कण की कोणीय संवेग बिंदु A है और B पर बिंदु LB है, तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन बताना है। सवाल में ये है बेटा, ध्यान रखिएगा, अगर इसकी जो स्थिति कंटिन्यूसली वेक्टर R बनी हुई है, ठीक है ना, इस कण की यहाँ से पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु से ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो L इज इक्वल टू mvr क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास भी चेंज नहीं हो रहा है, तो L क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बिंदु ए की बात करें, बिंदु बी की बात करें, बिंदु सी की बात करें, डी की बात करें, ई की बात करें, एफ की बात करें, किसी भी बिंदु पर उठाकर रख लो आप, कोणीय संवेग यल ए यल बी के बराबर होगा, मतलब यल ए बराबर यल बी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो रहा है बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर सेम, ध्यान दीजिए कोणीय संवेग किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर, और किस पर डिपेंड कर रहा है, वी पर। अब दोनों ही सेम है, दोनों ही कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसकी लाइन तो चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये ऑलवेज कांस्टेंट बना हुआ है ये। ठीक है ना, ये कितनी भी चले जाए ये तो सेम रहेंगे ये लाइन। ठीक है ना, ओके, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, वेक्टर आर दिया हुआ है, वेक्टर एफ दिया हुआ है, इनके बीच का बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो ठीक है, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। चलो इसको डिटेल में करके सुनाते हैं। इसके पहले जैसे आप लोगों को पता है कि हमने ऐसा टाइप का बहुत सारा 3-4 टाइप का 8-10 टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। अब इसको सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई करके बताते हैं क्या होता है। हम लिखते हैं इसको लिखते हैं वेक्टर आर बराबर कितना दिया हुआ है बेटा, वेक्टर आर बराबर कितना दिया हुआ है, वेक्टर आर बराबर कितना दे रखा है, वेक्टर आर बराबर कितना दे रखा है बेटा,
7i प्लस 3j प्लस k, 7i प्लस 3j प्लस k। वेक्टर एफ कितना दे रखा है बेटा? वेक्टर एफ दे रखा है, अरे यार फिर पीछे 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 पीछे, -3 + 1 + 5, -3i प्लस j प्लस 5k, यही है ना बेटा? यही है। ओके पीछे चलो, हाँ यही है। वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। पता है बेटा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? i केफ, j केफ, k केफ, ठीक है ना। अब r के कंपोनेंट 7 3 1, j के कंपोनेंट -3 1 5, ठीक है। ओके अब लिखते हैं आई केफ का। आई केफ के लिए छोड़ना है ये वाला कंपोनेंट छोड़ना है। 3 और 5 का गुना, 5 3 15, ऋण 1 1 का 1, माइनस जे केफ, ठीक है ना। जे केफ वाला छोड़ना है, ये 7 5 35, ऋण ये, ओ सॉरी, ठीक है +1 था ना भाई, ऊपर क्यों जा रहे इधर, हाँ +1 है। अब 35 हुआ, 7 5 35, और ये हो जाएगा ऋण 3 हो जाएगा, ठीक है डन। प्लस में के केफ हल करते बेटा, हल करते इसको हल करेंगे, 7 1 का 7, 7 1 का 7, और ये हो जाएगा 9 और ऋण 9, ठीक है डन। अब कुछ नहीं, गुना भाग करना है। ये हो जाएगा 15 में से 1 गया बेटा, 15 में से 1 गया 14, तो 14i केफ, वही गुना भाग बच्चों वाला कर रहे हैं, माइनस ये ऋण और ऋण धन, 35 और 3 38 जे केफ, ठीक है। ऋण और ऋण धन 9 और 7 16 के केफ, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 7 3 14i केफ, ऋण 19 दूनी 38 जे केफ, प्लस 2 8 16 के केफ। कहीं दिख रहा है, कहीं मैच हो रहा है? 7 ऋण 19 ओके का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 7 3 1 और ऋण 3 1 5, ऋण 3 1 5, ठीक है ठीक है ठीक है। कहीं दो के ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कहीं दिख रहा है क्या? 14, अच्छा 14 में आंसर आया है, यही तो आंसर आपका करेक्ट है, यही आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा 2 से उड़ा दिए थे, 2 से क्या के लिए उड़ाते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल करिएगा। अगर ऑप्शन में 2 से भाग नहीं दिया हुआ है तो मत दीजिएगा, ठीक है ना। अगर 2 से 14 ऋण 38, यही आपका करेक्ट है, ठीक है, ये वाला। ओके डन। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मूल बिंदु के r बराबर 3i केफ दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है ना। वही सवाल है, 3 + 2jk + 3k, ठीक है। 2i केफ -3j प्लस में 4k केफ, ठीक है ना। ये सवाल है, आपको टाउ निकालना है। टाउ के लिए फिर से बोला, ये वेक्टर r और वेक्टर f, वेक्टर टाउ बराबर होता है r क्रॉस f, ठीक है ना। तो सवाल ये है, 2 तिया 4 दूनी 8 8, ये 8 और ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। 9 8 17 कहीं दिख रहा है? 17 2 में है, 17 2 में, अब +17 है, +17 आई केफ, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बस एक ही हल करो, एक ही हल करने से आपका आंसर क्लियर हो रहा है। पूरे हल करने से आपका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट, पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस में आपको देखो, जितना इजी टू इजी आंसर मिल सके उससे उसको फॉलो करो, है ना, ठीक है। तो बढ़ते हैं। अच्छा आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, फिलहाल के लिए आप लोगों को इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।